लेसन 4 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक 10 देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है टैक्सोनॉमीज़ ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ वो बताते हैं कि हर असेसमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। ठीक है, एक तो मॉडल आ जाता है, दूसरा टास्क आ जाता है और तीसरा परफॉर्मेंस। ठीक है, सो मॉडल जो है उसमें क्या होता है कि एक मॉडल जिसमें स्टूडेंट अपना नॉलेज और कॉम्पिटेंस जो है वो सब्जेक्ट में शो करते हैं। देन टास्क में क्या होता है, टास्क या सिचुएशन जहाँ एग्जामिनर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बेसिस पर लर्निंग की क्वालिटी को समझना। तो ये 3 तरह के पिलर्स होते हैं। ठीक है, हर असेसमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा ये वाली लाइन जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, यहाँ बताया गया है कि टैक्सोनॉमी जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ आउटकम्स होते हैं। यहाँ पे पॉपुलर टैक्सोनॉमी आ जाती हैं जिनमें हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा हमारे पास सोलो लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम है। तीनों नाम एज इट इज़ आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लाजमी रिपीट होगा। सो टॉपिक 11 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है। इस पूरे लेसन में हम पहले सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सोलो टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये एक सिस्टम है जो बताता है कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। आप कह लें स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल बेसिक टू डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सिंपल से वे में याद रखें सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, ये स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को 5 स्टेजेस में दिखाता है। ठीक है, जिनमें हमारे पास प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, ये सारी स्टेजेस आ जाती हैं। प्री स्ट्रक्चरल में हम क्या करते हैं, हमें जो है वो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हम बेमायनी से जवाब देते हैं। यूनि स्ट्रक्चरल में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंपल चीज़ समझते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं इनके। ठीक है, वो आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने इन 5 स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, अब सोलो टैक्सोनॉमी क्या होता है? बिग्स और कॉलिन्स ने 1982 में सोलो डेवलप किया जो लर्नर्स की कॉम्पिटेंसी के 5 लेवल्स को आगे बताता है। ठीक है, वो 5 लेवल्स कौन से हैं, यहाँ पे पाँचों के नाम बताए गए हैं। जस्ट उन्होंने नाम दिए हैं तो हम भी जस्ट नाम ही याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है डेप्थ ऑफ नॉलेज के बारे में जो कि है DOK, कि ये किसने डेवलप किया था। और आपने याद रखना है कि वाज प्रेजेंटेड बाय वेब इन 1997 एंड गिविंग 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। अब वो 4 लेवल्स कौन से हैं? रिकॉल, स्किल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी थिंकिंग और एक्सटेंडेड थिंकिंग। ठीक है, इसी तरह से नाम आपने याद रखने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एग्जाम में लाजमी रिपीट होंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ नेक्स्ट पे बताया गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के, उसमें 3 डोमेन्स होती हैं। एक हमारे पास कोग्निटिव आ जाता है, दूसरी अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर आ जाता है। ठीक है, आप कोग्निटिव डोमेन में हमारे पास क्या क्या होता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एज इट इज़ आपने नाम याद करने हैं। ठीक है, देन टॉपिक 12 आ जाता है सोलो टैक्सोनॉमी। उसके भी लेवल्स यहाँ बताए गए हैं और आगे उनको फर्दर एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले तो नाम आपने याद रखना है। अब यहाँ पे प्री स्ट्रक्चरल आ जाता है, आइडियाज़ को मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स को रैंडम किसी नॉलेज का पता तो होता है लेकिन क्या होता है कि वो उसको सही से यूज़ करना नहीं जानता होता। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है। उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उस क्वेश्चन का कोई बेमतलब सा जवाब देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया व्हाट इज़ योर नेम, तो आंसर में वो यही कह रहा है व्हाट इज़ योर नेम। उसने क्वेश्चन समझा नहीं, जस्ट उसने ये स्टेटमेंट कहीं पे सुनी थी तो उसने एज इट इज़ वैसे ही बता दी, बेमायनी सा आंसर दे दिया। तो इसको हम प्री स्ट्रक्चरल बोलते हैं। उसके अलावा यूनि स्ट्रक्चरल आ जाता है। इसमें स्टूडेंट एक पॉइंट समझता है और एक सिंपल रेलेवेंट जवाब दे सकता है, इसको हम यूनि स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मल्टी स्ट्रक्चरल आ जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कई पॉइंट समझता है लेकिन उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता, सिर्फ अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है, इसको हम मल्टी स्ट्रक्चरल बोलते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटिव वर्ब्स यूज़ किया गया। ये बेसिकली वो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं कि स्टूडेंट ने किस लेवल का काम किया और वो किस स्टेज पर है। ठीक है, हर सोलो लेवल जो होता है उसके अपने इंडिकेटिव वर्ब्स होते हैं जो कि बताते हैं कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस लेवल पर है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मल्टी स्ट्रक्चरल जो है वो मैंने आपको बता दी है। देन हमारे पास रिलेशनल आ जाता है, स्टूडेंट अलग अलग आइडियाज़ को कनेक्ट करता है और एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड जवाब देता है। ठीक है, इसको हम रिलेशनल बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। स्टूडेंट अपनी नॉलेज को नए आइडियाज़ में एक्सपैंड करता है, एनालाइज और डीप थिंकिंग जो है वो दिखाता है, इसको हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक 13 आ जाता है डेप्थ ऑफ नॉलेज। उसके लेवल्स बताए गए हैं, रिकॉल, स्किल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एक्सटेंडेड थिंकिंग आ जाता है। सो 1 बाय 1 इनको भी देख लेते हैं।
सो रिकॉल में क्या होता है, इसमें हमारे पास बेसिक फैक्ट्स, टर्म्स या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स, टर्म्स या प्रोसीजर्स वगैरह इसमें आ जाता है, लाइक हम याद की हुई चीज़ों को दोबारा से याद करते हैं, ठीक है। और मोस्टली चीज़ों को याद किया जाता है, ये हमारे पास रिकॉल आ जाता है। इसमें कीवर्ड्स हमारे पास लिस्ट, एनालिस्ट, नेम, डिफाइन वगैरह आ जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि फैक्ट्स को रिकॉल करने से ज़्यादा हम मेंटल एफर्ट जो होता है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। वो चाहिए होती है, जैसे कि ग्राफिंग हो गया, कंपेयरिंग हो गया, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है एज अ कीवर्ड्स। और स्किल में मोस्टली जो है वो आपको आपकी मेंटल प्रोसेसिंग चाहिए होती है, ना कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, थ्योरी बेस्ड चीज़ें होती हैं। आप इसमें जस्ट याद नहीं करते बल्कि आप इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आ जाती है। सो इसमें जो है वो हायर थिंकिंग स्किल यूज़ करते हैं, जैसे एनालाइज और इवैल्यूएशन हो गया रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सोच से स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स भी बताए गए हैं एज इट इज़ याद करने। एक्सटेंडेड थिंकिंग आ जाती है। एक्सटेंडेड थिंकिंग में जो है वो स्टूडेंट्स डीप सोचता है, नए आइडियाज़ बनाता है, अपनी सोच को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और प्लान्स को जो है वो टाइम के साथ एडजस्ट करता है। तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड थिंकिंग आ जाती है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेसन 4। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 5 को, जो कि है टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट पार्ट 2। सो लेसन 5 में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये एक सिस्टम है जो लर्निंग को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करता है। जैसे कि आप कह लें लेवल्स हो गए हैं, नॉलेज हो गई, दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गया, तीसरा लेवल एप्लीकेशन हो गया। सो इन शॉर्ट जस्ट आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक सिस्टम है जो लर्निंग को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करता है। इसके हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, ठीक है। लाइक याद करना, समझना, उसके बाद उसको यूज़ करना, तोड़ना और फिर उसको समझना। फॉर एग्जांपल स्टेप्स में डिवाइड करना किसी चीज़ को और फिर उसको अलग अलग से एनालाइज करना, समझना। उसके बाद चीज़ों को इवेल्युएट करना, जज करना और फिर क्रिएट करने नए नए तरह के स्टेप्स, ठीक है, नई नई स्ट्रेटजीज़। तो ये जस्ट आपने याद रखना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप लेवल में ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। 14 देख लेते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि जब हम टीचिंग करते हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि लर्निंग के 3 मेन डोमेन्स होते हैं। एक तो कोग्निटिव हो गया, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर, जो कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। कोग्निटिव में हमारे पास थिंकिंग आ जाता है, अफेक्टिव में हमारे पास फीलिंग्स आ जाती है और साइकोमोटर में हमारे पास फिजिकल स्किल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो हर टीचर को ये डोमेन्स समझ कर अपनी टीचिंग प्लान करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2000 और 2001 इसमें वो क्या बताते हैं कि ब्लूम्स की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी, जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को ऑर्गेनाइज करने का तरीका देती थी, ठीक है। सो 2000 में इस टैक्सोनॉमी को अपडेट किया गया। लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रेथफल जो था उसने इसमें कुछ चेंजिंग्स किए थे, जिसमें हाईएस्ट 2 लेवल्स जो थे उनको रिवर्स किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन्स आ जाता है, जो कि ओल्ड कोग्निटिव डोमेन्स बताई गई हैं, जिनमें हमारे पास नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन आ जाता है। सो नॉलेज में आपको खुद भी पता होगा कि वो लेवल होता है जहाँ स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं। जैसे अगर आप पूछें कि ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स क्या हैं, ठीक है, तो वो आपको याद होंगे तो आप बताएंगे। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट समझते हैं जो मटेरियल दिया गया है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। जैसे कि ब्लूम्स के कोग्निटिव डोमेन्स का पर्पज़ एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन आ जाती है। इस लेवल पर स्टूडेंट अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को नए सिचुएशन में यूज़ करता है। जैसे हर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल के लिए एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखो, ठीक है। मींस कि आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझा, ठीक है, और उसके बाद आपने उसका यूज़ करके जो है वो नई चीज़ें जो है उनको लिखने की कोशिश की, ठीक है, अडेप्ट किया उसको। कॉम्प्रीहेंशन में हम मतलब को समझते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। एप्लीकेशन में हम उसको अप्लाई करते हैं। लाइक मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बना सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एप्लीकेशन कैटेगरी जो है उसको यूज़ किया, लाइक मैंने अप्लाई किया चीज़ों को। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 15 आ जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यहाँ पे बताया गया कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बाद जो है और भी लेवल्स हैं जिसमें स्टूडेंट का थिंकिंग जो है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। एनालिसिस आ जाता है, सिंथेसिस आ जाता है और इवैल्यूएशन आ जाता है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये लेवल तब होता है जब स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में तोड़ के उसके रिलेशंस वगैरह समझते हैं, ठीक है। इसको हम एनालिसिस कहते हैं, एनालाइज करते हैं हर चीज़ को। जैसे कि
कोग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन्स का कंपैरिजन करना वगैरह सब इसमें आ जाता है। सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, इस लेवल पर स्टूडेंट मल्टीपल आइडियाज़ को कंबाइन करके एक नए पैटर्न या आइडिया बनाते हैं, ठीक है, इसको हम सिंथेसाइज कहते हैं। जैसे आप कह लें कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को कंबाइन करके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन बनाना। उसके अलावा एवेल्युएशन आ जाता है। ये लेवल्स तब होता है जब स्टूडेंट किसी चीज़ को जज करते हैं, जैसे कि बाइज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कितना यूज़ करती हैं, तो इवेलुएट कर रहे हैं हम, ठीक है, कि स्टूडेंट किसी चीज़ को जज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम एवेल्युएशन कहते हैं। उसके अलावा टॉपिक 16 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे रिवाइज्ड वर्जन में कुछ लेवल्स दिए गए हैं, ठीक है, वो तकरीबन 6 लेवल होंगे। सो सबको 1 बाय 1 देखता है। रिमेंबरिंग में क्या होता है, ये वो लेवल होता है जहाँ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिंपल फैक्ट्स या टर्म्स याद करते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल वर्ब्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास डिफाइन, रिकॉल और लिस्ट आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वर्ब्स जो है वो इसमें हमारे पास आ जाएंगे, एक्सप्लेन, समराइज एंड कंपेयर, ठीक है। अप्लाइंग में क्या होता है, इस लेवल पर स्टूडेंट अपनी नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल वर्ब्स इसमें आ जाता है सॉल्व, बिल्ड एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। एनालाइजिंग में ये तब होता है जब स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके उसके पार्ट्स को जो है वो समझते हैं, बाकायदा उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल वर्ब्स में हमारे पास आ जाता है कंपेयर, एनालाइज एंड कैटेगराइज, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग में इस लेवल पर स्टूडेंट जजमेंट देते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है, और एग्जाम्पल वर्ब्स इसमें आ जाता है असेस, क्रिटिसाइज एंड डिसाइड। क्रिएटिंग में क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल है जहाँ स्टूडेंट अपने नए आइडियाज़ बनाते हैं और नए सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल वर्ब में यहाँ पे डिज़ाइन, क्रिएट एंड डेवलप आ जाता है। सो ये जो था वो टैक्सोनॉमी के लेवल्स ऐसे हैं जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सो एक लेवल को समझना दूसरे लेवल को समझने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंस्ट्रक्शनल गोल्स जो होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स, उनको ऐसे लिखा जाता है कि उनमें क्लियर एक्शंस हों जो स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने हैं, मतलब कि ये गोल्स एक्शन पर फोकस करते हैं जिसे स्टूडेंट्स को सीखना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर इन दोनों के कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पहले देखें कि ये क्या होता है, देन लर्निंग आउटकम देखते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो ये समझें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है ये स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म टारगेट होता है जो किसी गोल को अचीव करने के लिए सेट किया जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो चीज़ें होती हैं जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करता है लेसन के एंड तक, ठीक है, इसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम की, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज जो कोर्स के एंड पर स्टूडेंट्स को हासिल होती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करता है लेसन के एंड तक, ठीक है। और लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी लर्निंग को शो करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताए गए हैं सोर्सेज फॉर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो उनमें हमारे पास ये नाम बताए गए हैं, एज इट इज़ जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। सोर्सेज जो है ये बेसिकली वो जगह जहाँ आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट या गाइडलाइंस वगैरह ले सकते हैं, सो वो नाम यहाँ पे बताए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो वो भी यहाँ पे एज इट इज़ जस्ट नाम याद करने हैं आपने। देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली वो ब्रॉड गोल्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए सेट किए जाते हैं, ठीक है। बाकायदा ये स्पेसिफिक तो नहीं होते लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं स्पेशली फॉर टीचर्स। यहाँ पे कुछ लिस्ट बताई गई है जनरल ऑब्जेक्टिव्स की कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो कितना ज़्यादा जनरल ब्रॉड रखा है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो के लर्निंग कर सकें, तो वो भी यहाँ पे बताए गए हैं, एज इट इज़ आपने याद करना है, ठीक है। जिस तरह से ये लिस्ट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं जो कि शो करते हैं द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ जनरलिटी। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, तो ये स्पेसिफिक होते हैं और हर जनरल ऑब्जेक्टिव को मेजरेबल बनाते हैं, ठीक है। हर SLO को एक एक्शन वर्ब से स्टार्ट करते हैं जिससे परफॉर्मेंस शो हो सके, जैसे कि आप कह रहे हैं लिस्ट द स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हर जनरल ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए हम छोटी छोटी स्पेसिफिक एक्शंस लिखते हैं जो शो करें कि स्टूडेंट ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है या नहीं, ठीक है। जब तक हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम में नहीं डालते तो हमें असेसमेंट के क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलते, ठीक है। तो ये चीज़ वो यहाँ बताते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि हर जनरल ऑब्जेक्टिव के नीचे उसका सैम्पल स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम लिखो, ठीक है। उसके अलावा हर स्पेसिफिक आउटकम को
एक्शन वर्ब से स्टार्ट करो, जैसे कि डिफाइन, डिस्क्राइब, लिस्ट एंड कंपेयर, इस तरह के एक्शन वर्ब से। उसके अलावा हर आउटकम को जो है वो अपना रिलेटेड जनरल ऑब्जेक्टिव जो है उसके रेलेवेंट बनाओ। इनफ आउटकम्स लिखो ताकि स्टूडेंट का फुल परफॉर्मेंस क्लियर हो जाए। उसके अलावा आउटकम्स को इतना जनरल रखो कि उसको अलग अलग टॉपिक्स के साथ भी यूज़ किया जा सके। तो ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको 4-5 तो बता ही दिए हैं, ठीक है। एज इट इज़ आप इनको याद कर लीजिएगा, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारे 5 लेसन्स। कोशिश मैंने पूरी की कि मैं आप लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में बताऊं, बट फिर भी हर चीज़ बताने के लिए टाइम लगता है, जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और मुझे खुद भी एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर वाकई आप लोगों को चीज़ें आसान लगी हैं, आपको समझ आई है, तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।